हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने अर्धचालक पदार्थों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों, हमने लास्ट के वीडियो में पी प्रकार के अर्धचालक पदार्थ और एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन पी प्रकार के पदार्थ और एन प्रकार के पदार्थ, इन दोनों पदार्थों को आपस में मिलाकर कुछ अर्धचालक युक्तियों का निर्माण करने वाले। दोस्तों, जिन अर्धचालक युक्तियों में से आज सबसे पहले हम जिसका निर्माण करेंगे वो है पी एन जंक्शन डायोड। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर पी एन डायोड के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। पी एन डायोड क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके अंदर क्या-क्या विशेषताएं होती है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पी एन डायोड के अंदर कुछ बेसिक्स जो इंफॉर्मेशन होती है उनके बारे में बताने वाला हूं, जो आपको पहले पता होगी। जैसे पी एन डायोड के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, तो आप सबको पता होगा पी एन डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, जिसमें एक तो होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। इसी प्रकार पी एन डायोड के अंदर कितनी लेयर्स होती है, कितनी परतें होती है, तो पी एन डायोड के अंदर दो परतें होती है, एक तो पी परत और एक होती है एन परत। इसी प्रकार इसमें पूछा जाता है कि पी एन डायोड के अंदर कितने जंक्शन होते हैं, तो पी एन डायोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जंक्शन होता है। फिर पी एन डायोड क्या है, एक एक्टिव डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, एक एक्टिव डिवाइस है। फिर आगे इसी के अंदर पूछा जाता है कि जो पी एन डायोड है वो क्या है, एक अरैखिक डिवाइस है, नॉन लीनियर डिवाइस है। अब वो अरैखिक डिवाइस क्यों होती है वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। इसके बाद में आपको पता होगा कि जो पी एन डायोड है वो एक यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक दिशीय युक्ति है। एक दिशीय युक्ति क्यों है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब पी एन डायोड की हम बाइसिंग पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो वहां पर हम देखेंगे कि डायोड है वो क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, एक दिशीय युक्ति होती है। फिर इसी के अंदर आपको पता हो जैसे कि पी एन डायोड ना तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और ना ही करंट कंट्रोल डिवाइस है। अर्थात पी एन डायोड की सहायता से ना तो हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ पी एन डायोड के बारे में कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर कुछ इन इंफॉर्मेशन से ही आपके क्वेश्चंस बना देता है। इसलिए इन इंफॉर्मेशन को आपको नोट करना है और याद रखना है। तो सबसे पहले ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको नोट करवा देता हूं। उसके पश्चात हम देखेंगे कि पी एन जो डायोड है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, फिर हम उनके बारे में डिस्कस विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जो पी एन डायोड है उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं। तो इसमें या लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, पी एन डायोड में, पी एन डायोड में दो टर्मिनल होते हैं। दो टर्मिनल होते हैं। पी एन डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, तो पी एन डायोड में दो टर्मिनल होते हैं। फिर आपको लिखना है इसमें, यानी कि पी एन डायोड में, इसमें दो परत होती है, या इसमें दो परत होती है। किसमें, पी एन डायोड में। पी एन डायोड में कितनी परत होती है, दो। परत को आप इंग्लिश में लिख सकते हो लेयर। तो पी एन डायोड के अंदर टू लेयर्स होती है, दो परत होती है। यानी कि पी एन डायोड एक दो परत वाली डिवाइस है, टू लेयर डिवाइस है। ठीक है। फिर इसमें लिखना है, इसमें एक एक जंक्शन होता है। जंक्शन, जंक्शन को हिंदी में संगम बिंदु भी बोलते हैं। तो पी एन डायोड में क्या होता है, एक जंक्शन होता है। एक क्या होता है, जंक्शन होता है। किसके अंदर, पी एन डायोड के अंदर। फिर आपको याद रखना यह है
एक एक्टिव युक्ति है, यह एक एक्टिव एक्टिव और नॉन एक्टिव दो प्रकार की डिवाइसेस होती है, तो यह एक एक्टिव डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है आपका? पी एन डायोड क्या है? एक एक्टिव डिवाइस है। फिर आपको याद रखना है यह है एक यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक दिशीय, यह एक दिशीय यानी कि यूनि यूनिडायरेक्शनल युक्ति है। यह क्या है? एक एक दिशीय युक्ति है। फिर आगे इसी के अंदर नोट करना है, यह है ना तो वोल्टेज कंट्रोल, ना तो वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज नियंत्रक लिख देता हूं हिंदी में। यह ना तो वोल्टेज नियंत्रक और ना ही धारा नियंत्रक और ना ही धारा नियंत्रक युक्ति है। यह ना तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और ना ही ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। अर्थात ना तो ये वोल्टेज को कंट्रोल करती है और ना ही धारा के मान को कंट्रोल करती है। तो ये पीएन डायोड के बारे में कुछ सामान्य बातें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहला, पीएन डायोड के अंदर दो टर्मिनल होते हैं जो हम आगे देखेंगे। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। उन्हीं को अपन पी और एन के नाम से भी जानते हैं। फिर होता है पीएन डायोड के अंदर दो परतें होती है, टू लेयर डिवाइस है। दो परतें कौन कौन सी होगी तो हम डायग्राम के अंदर देखेंगे। एक तो होगी पी वाली परत और दूसरी होगी एन वाली परत। फिर आए पी एन डायोड के अंदर एक जंक्शन होता है, तो हम देखेंगे कि जो पी एन डायोड है उसके अंदर जंक्शन का निर्माण किस प्रकार से होगा वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर पी एन डायोड क्या है? एक एक्टिव डिवाइस है। इसके बारे में भी देखेंगे कि ये एक्टिव डिवाइस ही क्यों होती है, नॉन एक्टिव डिवाइस क्यों नहीं होती। फिर पीएन डायोड एक दिशा युक्ति है, अर्थात पीएन डायोड के अंदर सिर्फ एक दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है, उसकी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस कारण पीएन डायोड को हम क्या करते हैं? एक दिशा युक्ति भी कहा जाता है। क्या है? एक दिशा युक्ति भी कहा जाता है। फिर ये ना तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और ना ही धारा कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि ना तो वोल्टेज के मान को कंट्रोल करता है और ना ही करंट के मान को कंट्रोल करती है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो पी एन डायोड है उसका निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, कोई सा भी चाहे पी प्रकार का पदार्थ हो चाहे एन प्रकार का पदार्थ हो, पी प्रकार के पदार्थ और एन प्रकार के पदार्थों के निर्माण के लिए हमको इंट्रिंसिक पदार्थ का क्या करना पड़ता है? उपयोग करना पड़ता है। क्योंकि हमने पढ़ा था जब इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर हम तीसरे और पांचवें वर्ग की अशुद्धियों की क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं, तो हमें पी प्रकार के और एन प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो पी प्रकार के और एन प्रकार के पदार्थ के निर्माण के लिए हमें एक इंट्रिंसिक पदार्थ का क्या लेना पड़ेगा? टुकड़ा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक इंट्रिंसिक पदार्थ का टुकड़ा लेते हैं। ये मैंने क्या किया? एक इंट्रिंसिक पदार्थ का क्या ले लिया? टुकड़ा। ये जो इंट्रिंसिक पदार्थ का ये जो टुकड़ा लेते हैं इसको हम बोलते हैं वेफर के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? वेफर। तो वेफर क्या होता है? वेफर एक क्या है? इंट्रिंसिक पदार्थ का क्या होता है? एक टुकड़ा होता है, उसी को हम क्या ना कहते हैं? वेफर कहते हैं। तो हमने ये एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ ले लिया, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ लिया। फिर हम क्या करेंगे? इस शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में इस तरफ से, इस शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में इस तरफ से हम क्या करते हैं? तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं। कौन से ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं? इधर से तीसरे वर्ग की क्या मिलाते हैं? अशुद्धि। फिर ऐसे कैसे? इसे जो अर्धचालक पदार्थ है इसमें हम इस तरफ से पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं। कौन से ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं? तो इधर से हम मिलाते हैं फिफ्थ ग्रुप की और इधर से हम मिलाते हैं थर्ड ग्रुप की। ये एक इंट्रिंसिक पदार्थ का टुकड़ा है। इसमें एक तरफ से तो हम तीसरे वर्ग के परमाणु की अशुद्धि मिला रहे हैं, दूसरी तरफ से हम पांचवें वर्ग के परमाणुओं की अशुद्धि मिला रहे हैं। अब हमने पढ़ा था जब इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर हम तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं
तो हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है वो होता है पी प्रकार का पदार्थ। और जब हम इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो जो पदार्थ का निर्माण होता है वो होता है आपका एन प्रकार का पदार्थ। तो इधर से हम तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिला रहे हैं तो इधर जो पदार्थ बनेगा वो होगा आपका पी प्रकार का। कौन सा होगा? पी प्रकार का। और इधर से हम पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिला रहे हैं तो इधर जो पदार्थ बनेगा वो बनेगा कौन सा? आपका एन प्रकार का। कौन सा बनेगा? एन प्रकार का। तो एक तरफ तो पदार्थ बन गया पी प्रकार का और दूसरी तरफ जो पदार्थ है वो बन गया कौन सा? आपका एन प्रकार का। ठीक है। पी और एन किस प्रकार से बने ये मैंने आपको आगे विस्तार से बता दिया। अब इधर से तो तीसरे वर्ग के परमाणु की अशुद्धि मिलाएंगे तो ये तीसरा बन गया। इधर से पांचवें वर्ग के परमाणु की अशुद्धि मिला रहे हैं तो जो तीसरे यानी कि पी प्रकार के पदार्थ होते हैं उसके अंदर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? होल्स होते हैं। पी प्रकार के पदार्थ में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? होल। होते कि नहीं होते? पढ़ा हुआ है। और एन प्रकार के पदार्थों के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पी प्रकार का पदार्थ है। इस तरफ जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे वो कौन होंगे? होल्स। ये एन प्रकार का पदार्थ है। इस तरफ जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे वो कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो मैं इधर तो जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो बना देता हूं कौन? होल्स बना देता हूं। कौन बना देता हूं? होल। तो जो पी प्रकार के पदार्थ होते हैं उनके अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं तो इधर मैं क्या कर देता हूं? ये होल्स का निर्माण कर देता हूं। ठीक है। इधर मैंने क्या बना दिए? ये होल्स बना दिए। इधर मैंने होल्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये पदार्थ कौन सा है? पी प्रकार का पदार्थ है। और पी प्रकार के पदार्थों के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? होल्स होते हैं। ऐसे ये एन प्रकार का पदार्थ है। एन प्रकार के पदार्थ के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इधर मैं किसका निर्माण कर देता हूं? इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपके बहुसंख्यक होंगे। क्या होंगे? बहुसंख्यक होंगे। तो एक तरफ तो मैंने बहुसंख्यक आवेश वाहक बना दिए होल्स और दूसरी तरफ बना दिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहां पर इसके पास में जहां पर हम डोपिंग कर रहे हैं वहां पर तीसरे वर्ग के परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी? ज्यादा। इधर यहां पर पांचवें वर्ग के परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी? ज्यादा। और इधर पांचवें वर्ग यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है और इधर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? ज्यादा है कि नहीं है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है? कम मात्रा में। ऐसे कैसे? यहां पर होल्स की संख्या ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? होल्स की संख्या इधर क्या है? कम है। और कोई भी चीज है चाहे वो कोई सी भी चीज हो अपने सृष्टि के अंदर वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ क्या करती? गति करती है। ज्यादा जहां पर ज्यादा मान होता है वो ज्यादा मान से कम मान की तरफ क्या करते? गति। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। तो और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? कम। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस तरफ से इस तरफ आने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है डिफ्यूजन प्रक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन्स का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। ऐसे कैसे? होल्स की सांद्रता यहाँ पर ज्यादा है इधर होल्स की सांद्रता कम है तो इन होल्स का ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो इधर से तो आएंगे तीसरे वर्ग के परमाणु इधर से आएंगे पांचवें वर्ग के परमाणु। ये तीसरे और पांचवें वर्ग के परमाणु इधर दोनों तरफ से बीच में आते हैं और बीच में ये दोनों परमाणु आकर एक स्थान पर एक बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। इधर से तो आ रहे हैं तीसरे वर्ग के परमाणु इधर से आ रहे हैं पांचवें वर्ग के परमाणु। ये तीसरे और पांचवें वर्ग के परमाणु ये जो हमने पदार्थ का टुकड़ा लिया था इसके बीच में एक बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। अर्थात एक परत का निर्माण कर लेते हैं। कौन से? तीसरे वर्ग के और पांचवें वर्ग के परमाणु है यानी कि ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट जो एटम्स है वो इस पदार्थ के बीच में एक परत का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और वो जिस परत का निर्माण करते हैं उस परत को हम जानते हैं अवक्षय परत के नाम से यानी कि डिफ्लेशन रीजन।
तो डिप्लीशन रीजन किसके कारण बन रहा है? तो डिप्लीशन रीजन का निर्माण हो रहा है तीसरे वर्ग के परमाणु और पांचवें वर्ग के परमाणु जब इसके सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो ये बीच में एक परत का निर्माण करते हैं और उसी परत को हम अवक्षय परत के नाम से जानते हैं। तो इधर से तो आएंगे तीसरे वर्ग के परमाणु। अब मैंने जब आपको पी प्रकार के पदार्थ बनाए थे तब मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था कि जो तीसरे वर्ग के जो परमाणु होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इस कारण ये किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। अब तीसरा वर्ग का परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इस कारण तीसरे वर्ग के परमाणु पर कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। तो यहां से तीसरे वर्ग के जो परमाणु जा रहे हैं वो यहाँ पर बीच में जाकर एक सीधी रेखा के रूप में क्या हो जाएंगे? आपके ऐसे बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएंगे। अब इनके ऊपर ये तीसरे वर्ग के परमाणु है तो इन तीसरे वर्ग के परमाणु पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा या ऋण आवेश आएगा? तो आपको पता होना चाहिए तीसरा वर्ग का परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर आता है ऋण आवेश। इस कारण इधर जो तीसरे वर्ग के परमाणु होंगे उन पर कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। ये बात समझ में आ गई? इधर माइनस क्यों आया है? यहाँ पर तो प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों आया? ये प्लस तो क्या है? बहुसंख्यक आवेश वाहक है। मैं लिख देता हूं। इस प्लस का मतलब तो क्या है? इस प्लस का मतलब है बहुसंख्यक बहुसंख्यक आवेश वाहक। इस प्लस का मतलब तो क्या है? ये बहुसंख्यक आवेश वाहक है। और इस माइनस का मतलब क्या है? तो इस माइनस का मतलब है थर्ड वर्ग का परमाणु। कौन से वर्ग का? थर्ड वर्ग का क्या है? ये परमाणु है। ये थर्ड वर्ग का परमाणु है और तीसरे वर्ग के परमाणु पर कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश आएगा। तो इधर से तो तीसरे वर्ग के परमाणु आके यहाँ पर एक सीधी परत के रूप में व्यवस्थित हो गए। इधर कौन से वर्ग के परमाणु आएंगे? पांचवें वर्ग के परमाणु आएंगे और पांचवें वर्ग के परमाणु यहां पर आकर एक बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर क्या हो जाएंगे? आपके व्यवस्थित हो जाएंगे। अब देखिए पांचवें वर्ग के परमाणु पर कौन सा आवेश आएगा? तो देखिए पांचवें वर्ग के परमाणु के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो ये क्या करता है? अपना जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है उसको किसी दूसरे परमाणु को क्या कर देता है? दान कर देता है या दूसरे परमाणु को दे देता है। तो इस प्रकार पांचवें वर्ग के परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है? कमी होती है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस परमाणु पर हमेशा धन आवेश आता है। तो इधर से जो पांचवें वर्ग के परमाणु यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए थे इनको ऊपर जो आवेश होगा वो आवेश कौन सा होगा? आपका धन आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। तो एक तरफ तो आ गए ये तीसरे वर्ग के परमाणु और इस तरफ आ गए ये आपके पांचवें वर्ग के परमाणु। ये कौन से वर्ग के परमाणु है? तो ये है पांचवें वर्ग के परमाणु। तो तीसरे वर्ग के परमाणु और पांचवें वर्ग के परमाणु इसके केंद्र में एक सीधी रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और जब ये सीधी रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो यहाँ पर एक परत का निर्माण होता है और जो परत का निर्माण होता है वो परत कहलाती है आपकी क्या? अवक्षय परत। क्या कहलाती है वो? अवक्षय परत कहलाती है यानी कि डिप्लीशन रीजन कहलाती है। क्या कहलाती है वो? डिप्लीशन रीजन यानी कि अवक्षय परत। तो आपको पता चल गया होगा कि जो अवक्षय परत है उसका निर्माण किसकी सहायता से होता है। तो अवक्षय परत का निर्माण तीसरे वर्ग के परमाणु और पांचवें वर्ग के परमाणु ये दोनों परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अवक्षय परत का निर्माण करते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो अवक्षय परत के अंदर तीसरे और पांचवें वर्ग के परमाणु होते हैं। फिर बाद में बात आ जाती है कि ये जो अवक्षय परत बनती है ये यहां से इनको हटा देते हैं, इधर से कर देता हूं। तो ये जो अवक्षय परत यहां पर बनी हुई है ये अवक्षय परत की ये क्या है? चौड़ाई है और अवक्षय परत की चौड़ाई को हम लिखते हैं W से। किससे लिखते हैं? W से। तो क्वेश्चंस यहां पर पूछा जाता है कि पी एन डायोड के अंदर अवक्षय परत की चौड़ाई कितनी होती है?
तो पी एन डायोड के अंदर जो अवक्षय परत होती है उसकी चौड़ाई होती है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर होती है 1 माइक्रोमीटर। अवक्षय परत की चौड़ाई कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर से कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। फिर बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवक्षय परत है, देखिए एक तो है धन आवेश, एक है ऋण आवेश। दो आवेश जब पास पास में होंगे और ये दोनों आवेश एक दूसरे की विपरीत प्रकृति के हैं, तो इन दोनों आकर्षणों के, दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा? एक आकर्षण बल लगेगा और इन आवेशों के कारण यहां पर एक वोल्टेज पैदा होगा। ये धन आवेश और ऋण आवेश के कारण इधर तो होगा प्लस, इधर होगा माइनस, तो यहां पर एक वोल्टेज पैदा होगा। उस वोल्टेज को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, या फिर इसी को हम जानते हैं संपर्क विभव के नाम से। तो संपर्क विभव क्या होता है या बैरियर पोटेंशियल क्या होता है और ये किस कारण से पैदा होता है? तो ये बैरियर पोटेंशियल किस कारण से हुआ है? इस अवक्षय परत के अंदर ये जो यहाँ पर आवेश विद्यमान है, इन आवेश के कारण यहाँ पर एक वोल्टेज पैदा होता है और उसी वोल्टेज को हम संपर्क विभव या बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। तो सबसे पहले संपर्क विभव या बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ये चीज आपके संपर्क में आ गई होगी। और किस कारण से हो रहा है? तो ये किस कारण से हो रहा है? इन दोनों आवेश के कारण पैदा हो रहा है। अब बात आती है कि ये जो अवक्षय परत होती है, इस अवक्षय परत की चौड़ाई कब तो बढ़ेगी और कब क्या होगी? घटेगी। तो जो अवक्षय परत होती है उसकी चौड़ाई डोपिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं यहाँ पर इनको नोट करने जा रहा हूं। मैं आपको इनको एक एक को नोट कराते चलते हैं और उनको समझते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? अवक्षय परत के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है पी एन डायोड के निर्माण के लिए हम एक इंट्रेंसिक पदार्थ का टुकड़ा लेते हैं। हम क्या करते हैं? एक इंट्रिंसिक पदार्थ का क्या लेते हैं? टुकड़ा। फिर हम एक तरफ से थर्ड वर्ग के परमाणु व दूसरी तरफ से फिफ्थ वर्ग के परमाणु की अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है। अब जब अशुद्धि मिलाएंगे तो एक तो बनेगा पी प्रकार का पदार्थ, एक बनेगा एन प्रकार का पदार्थ। अब मैंने ये आपको पहले नोट करवा दिया। पी प्रकार के पदार्थों के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? होल्स। जबकि एन प्रकार के पदार्थों के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इनको दोबारा नोट कराने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमको लिखना है कि जब तीसरे वर्ग के परमाणु और पांचवें वर्ग के परमाणु क्या होते हैं? पीएन जंक्शन डायोड के बीच में एक परत का निर्माण करते हैं और जिस परत को हम क्या करते हैं? अवक्षय परत के नाम से जानते हैं। फिर आगे लिखना है आपको थर्ड वर्ग के परमाणु व फिफ्थ वर्ग के परमाणु मिलकर पी एन डायोड में अवक्षय परत का निर्माण करते हैं। अवक्षय परत का निर्माण करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। फिर आगे इसी के अंदर आपको लिखना है
आगे आपको लिखना है अवक्ष्य परत की चौड़ाई, अवक्ष्य परत की चौड़ाई 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच होती है। अवक्ष्य परत की चौड़ाई 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। फिर लिखना है अवक्ष्य परत की अवक्ष्य परत की चौड़ाई, अवक्ष्य परत की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है ये सूत्र वाला। शायद आपने पहले पढ़ा हो इस सूत्र के बारे में, अगर पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो अब याद रखना है। अवक्ष्य परत की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है W समानुपाती होता है 1/√, में डोपिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब हम डोपिंग की मात्रा को बढ़ाते हैं, जब हम डोपिंग की मात्रा को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। डोपिंग क्या होता है, तीसरे और पांचवें वर्ग के परमाणुओं की अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, डोपिंग। तो जब हम डोपिंग की मात्रा बढ़ाएंगे तो अवक्ष्य परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम होगी। क्या होगी, कम। और जब हम डोपिंग का स्तर कम रखेंगे तो अवक्ष्य परत की चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डोपिंग का मान कम ज्यादा करके हम इस अवक्ष्य परत की चौड़ाई को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अवक्ष्य परत की जो चौड़ाई होती है वो डोपिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, डोपिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना चीज क्लियर। इनको नोट करने के पश्चात आपको आगे जो पीएन डायोड के अंदर याद रखना है, वो याद रखना है आपको संपर्क वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल के बारे में। देखिए एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं हम। अभी हमने देखा अवक्ष्य परत के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, V0 के बारे में। V0 क्या है, संपर्क विभव या फिर बैरियर पोटेंशियल है। तो आगे लिखना है अवक्ष्य परत में, अवक्ष्य परत में स्थित आवेश के कारण पीएन डायोड के जंक्शन, पीएन डायोड के जंक्शन पर एक वोल्टेज पैदा होता है, एक वोल्टेज पैदा होता है जिसे संपर्क वोल्टेज यानी कि कांटेक्ट पोटेंशियल या विरोधी विद्युत वाहक बल, या सॉरी विरोधी नहीं, बैरियर या बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। किसके कारण पैदा हो रहा है ये, अवक्ष्य परत के अंदर ये जो आवेश स्थित है इसके कारण इन आवेशों के बीच में एक अट्रैक्शन बल लगता है, एक आकर्षण बल लगता है, और इन आवेश के कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। दो आवेशों के बीच में जब आकर्षण बल लगेगा ना, तो उस आकर्षण बल के कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। पीएन जंक्शन डायोड पर, ये जो पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन पर एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, और उस विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर एक वोल्टेज आता है, और उस वोल्टेज को हम संपर्क वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल क्यों कहते हैं। अब देखिए V0 को बैरियर पोटेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो V0 है ये क्या करता है, इधर बहुसंख्यक आवेश वाहक है, इधर भी बहुसंख्यक आवेश वाहक है। इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह का विरोध करता है। इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों को इधर आने से क्या करता है, रोकता है। ऐसे ये होल्स जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है इनको एन के अंदर जाने से रोकता है, और एन में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है उनको पी की तरफ आने से क्या करता है, रोकता है। तो ये जो V0 है
इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। इस कारण इसे बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरियर पोटेंशियल। तो आगे याद रखना है V0 बहुसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह का विरोध करता है, के प्रवाह का विरोध करता है। इस कारण इसे बैरियर पोटेंशियल इस कारण इसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो V0 है, इस V0 का मान जर्मेनियम के लिए तो कितना होता है और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, यानी कि बैरियर पोटेंशियल का मान जर्मेनियम के अंदर कितना होगा और सिलिकॉन के अंदर कितना होगा। तो बैरियर पोटेंशियल का मान इसके अंदर, जर्मेनियम के अंदर तो इसका मान होगा कितना, 0.2 वोल्ट। जर्मेनियम के अंदर तो कितना होगा, 0.2 वोल्ट। अगर रेंज के अंदर पूछ ले तो आपको लिखना है 0.1 वोल्ट से लेकर 0.5 वोल्ट तक। रेंज के रूप में तो कितना होगा, 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट के बीच में। अगर आपसे एक वैल्यू पूछे तो आपका आंसर कौन सा होगा, 0.2 वोल्ट। तो बैरियर पोटेंशियल का जो मान होता है वो जर्मेनियम के अंदर तो कितना होता है, 0.2 वोल्ट। या फिर इसी को रेंज के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.1 वोल्ट से लेकर 0.2 वोल्ट तक होता है। ऐसे कैसे बैरियर पोटेंशियल का जो मान है वो सिलिकॉन के अंदर कितना होता है, तो आपको आगे लिखना है बैरियर पोटेंशियल का मान किसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर। किसके अंदर, सिलिकॉन, यानी कि SI के अंदर बैरियर पोटेंशियल का मान होता है। वैसे एक वैल्यू लिखेंगे तो आप लिखोगे 0.7 वोल्ट, और रेंज के अंदर लिखना है तो 0.6 वोल्ट से लेकर 0.9 वोल्ट के बीच में होता है। किसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर। किसका मान, V0 का मान। V0 क्या है, बैरियर पोटेंशियल है, संपर्क विभव है। संपर्क विभव या बैरियर पोटेंशियल का जो मान होता है वो सिलिकॉन के अंदर तो होता है 0.7 वोल्ट, और रेंज के रूप में होता है 0.6 से 0.9 के बीच में हो सकता है। जर्मेनियम के लिए होता है 0.2 वोल्ट, रेंज के रूप में हो सकता है 0.1 वोल्ट से लेकर 0.5 वोल्ट तक। ये हो गया बैरियर पोटेंशियल का मान। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम तापमान के मान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड है, जो पीएन जंक्शन डायोड है, जब इसके तापमान को हम बढ़ाते हैं तो बैरियर पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको भी मैं आपको नोट करवा देता हूं। आगे नोट करना है आपको, 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर कितना, 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर बैरियर पोटेंशियल का मान, बैरियर पोटेंशियल यानी कि V0 का मान, V0 का मान 2.5 मिली वोल्ट बढ़ता है। क्या 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर बैरियर पोटेंशियल का मान कितना बढ़ता है, तो 2.5 मिली वोल्ट क्या हो जाता है, इसका मान बढ़ जाता है। ये चीज क्लियर होगी। तो आपने देखा अवक्षय परत के बारे में हमने कंप्लीट बताया आपको, संपर्क वोल्टेज के बारे में कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक चीज और पूछा जाता है, एक इस डायोड के अंदर 2 प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, अगर आप याद रख सको तो रखना। एक तो बहती है इस बैरियर पोटेंशियल के कारण, और एक बहती है इन बहुसंख्यक आवेशों के डिफ्यूजन के कारण। जब बहुसंख्यक आवेश वाहकों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ डिफ्यूजन होता है तो इन आवेश वाहकों की गति के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसको तो हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, यानी कि विसरण धारा। और दूसरी ये जो बैरियर पोटेंशियल है, इस बैरियर पोटेंशियल के कारण भी क्या होती है, एक धारा प्रवाहित होती है, और इस बैरियर पोटेंशियल यानी कि V0 के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को बोलते हैं अपवाह धारा। क्या बोलते हैं, अपवाह, या फिर सैचुरेशन करंट बोलते हैं। अब इन दोनों धाराओं के
सबसे पहली बात तो ये पूछी जाती है कि ये दोनों धाराएं किन किन कारणों से प्रवाहित होती है। तो जो विसरण धारा है, डिफ्यूजन करंट है, वो तो बह रही है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। किसके कारण बह रही है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। तो याद रखना है, डिफ्यूजन करंट, पीएन डायोड के अंदर जो डिफ्यूजन करंट आती है, वो डिफ्यूजन करंट बहुसंख्यक आवेश वाहकों के डिफ्यूजन के कारण आती है। ये चीज समझिए। और जो अपवाह करंट आ रही है वो क्या बहती है? ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये क्या करता है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह का तो क्या करता है? विरोध। यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों को तो ये प्रवाहित होने नहीं देता है। लेकिन ये क्या करता है? जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? पी डायोड, पी वाले पदार्थ के अंदर होल्स तो क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपके अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अल्पसंख्यक कौन होते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैसे? ये जो एन प्रकार का पदार्थ है, इनमें बहुसंख्यक आवेश वाहक तो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? आपके यहाँ पर होल्स होते हैं। कौन होते हैं? होल्स। तो ये जो संपर्क विभव या बैरियर पोटेंशियल है, ये बहुसंख्यक आवेश वाहकों के प्रभाव को तो रोकता है, लेकिन अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक है उनको क्या करता है? ये प्रवाहित होने देता है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के प्रभाव में क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक जब स्थानांतरित हो रहे हैं, तो उनके कारण जो धारा बहेगी वो धारा बहेगी अपवाह धारा, और बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो धारा बहेगी वो धारा बहेगी डिफ्यूजन धारा। तो पी एन डायोड के अंदर दो धारा होती है, एक तो होती है विसरण धारा और एक होती है अपवाह धारा। तो अगर आप याद रख सको तो इसको जरूर याद रखना, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन करंट है वो किसके कारण आती है। तो डिफ्यूजन करंट आती है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। और जो अपवाह धारा आती है, वो अपवाह धारा किसके कारण आती है? तो अपवाह धारा आती है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। ये चीज समझ में आ गई। और जब डायोड आपकी बैलेंस कंडीशन में होता है, अंडर बाइसिंग कंडीशन में होता है, उस समय क्या होता है? ये जो डिफ्यूजन करंट और ये जो अपवाह करंट है, इन दोनों का मान बराबर होता है, लेकिन इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। अब दोनों का मान बराबर है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों करंट क्या करेगी? एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। और अंडर बाइसिंग कंडीशन या संतुलन अवस्था के अंदर पी एन डायोड के अंदर जो परिणामी करंट है उसका मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये कुछ करंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं पीएन डायोड के अंदर क्या करते हैं? इधर से जो पी वाली परत है, इसके साथ एक एल्यूमिनियम का यहाँ पर डायोड लगा देते हैं, और जो पी परत से जो डायोड जुड़ता है उसको हम बोलते हैं एनोड के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? एनोड से। अब आपको याद रखना है, ये जो हमने टर्मिनल जोड़ा है, ये टर्मिनल किस धातु का बना होता है? तो ये टर्मिनल बनाया जाता है एल्यूमिनियम धातु का। किसका जोड़ा जाता है? एल्यूमिनियम का। ऐसे कैसे? इधर जो एन वाली प्लेट है, इस एन वाली प्लेट से भी एक एल्यूमिनियम का यहाँ पर टर्मिनल जोड़ेंगे, और यहाँ पर जो टर्मिनल जोड़ेंगे वो कौन सा होगा? आपका कैथोड। तो पी एन डायोड के अंदर हमने सबसे पहली लाइन लिखी थी कि इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं। तो दो टर्मिनल कौन से होंगे? एक तो हो गया जो पी प्रकार की प्लेट से जुड़ा होगा वो तो होगा एनोड, जो एन प्रकार की प्लेट से जुड़ा होगा वो कौन होगा? कैथोड। टर्मिनल किस धातु के बने होते हैं? तो टर्मिनल बने होते हैं एल्यूमिनियम धातु के। कौन सी धातु के? एल्यूमिनियम धातु से। तो आपको याद रखना है इसके अंदर पी प्रकार की परत, पी परत तथा एन परत से, एन परत से एक 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 एल्यूमिनियम के, एक एक एल्यूमिनियम के टर्मिनल, एल्यूमिनियम के टर्मिनल संयोजित करते हैं, संयोजित करते हैं। अब पी परत से जो टर्मिनल संयोजित होगा वो तो कहलाएगा एनोड। क्या कहलाएगा वो? एनोड कहलाएगा। और जो एन परत से जो टर्मिनल संयोजित होगा वो कहलाएगा कैथोड। क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। तो पी एन डायोड के अंदर कितने टर्मिनल? दो, एक एनोड एक कैथोड। फिर बात आती है
पी एन डायोड के अंदर कितनी परत होती है? तो पी एन डायोड के अंदर दो परत है। देखो, एक तो है पी वाली परत, दूसरी है एन वाली परत। तो पी एन डायोड के अंदर कितनी परत? दो परत होती है। फिर मैंने लिखा है पी एन डायोड के अंदर एक जंक्शन होता है। तो देखिए, इधर से तो पी वाली परत यहां तक मिल रही है, इधर से एन वाली परत यहां पर आकर इन दोनों परत क्या हो रही है? आपकी जुड़ रही है। तो ये क्या हो गया? इन दोनों परत का संगम स्थान हो गया, और इन दोनों का ये जो संगम स्थान है, इसी को हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। तो पी एन डायोड के अंदर कितने जंक्शन होते हैं? तो पी एन डायोड के अंदर कितना जंक्शन होता है? एक ही जंक्शन होता है। फिर आपने पढ़ा था पी एन डायोड एक एक्टिव डिवाइस होती है। एक्टिव डिवाइस का मतलब क्या है? ऐसी युक्ति जिसके अंदर स्वयं वोल्टेज पैदा हो। अब पी एन डायोड के अंदर क्या हो रहा है? इस विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण ये जो अवक्षय परत है, इस अवक्षय परत के अंदर ये जो स्थिर आवेश है, इन स्थिर आवेश के कारण यहाँ पर एक वोल्टेज पैदा हो रहा है, और उस वोल्टेज के कारण इसके अंदर क्या आ रही है? एक धारा आ रही है। तो पीएन डायोड क्या करता है? खुद स्वयं क्या करता है? वोल्टेज पैदा करता है। इस कारण जो युक्ति स्वयं वोल्टेज पैदा करे वो कहलाती है एक्टिव डिवाइस। क्या कहलाती है? एक्टिव डिवाइस। अब पीएन डायोड के अंदर स्वयं अपना वोल्टेज होता है, पीएन डायोड स्वयं वोल्टेज पैदा करता है, खुद के अंदर वोल्टेज पैदा करता है। इस कारण पीएन डायोड क्या होती है? आपकी एक्टिव डिवाइस होती है। फिर बाद में देखा था अरैखिक युक्ति होती है। तो रैखिक और अरैखिक क्या होता है? ऐसी डिवाइस जो V समानुपाती I का क्या करे? पालन करे। V समानुपाती I क्या है? अगर मैं वोल्टेज का मान बढ़ाऊं और यदि करंट का मान भी उसी अनुपात में बढ़े, तो उनको तो हम बोलेंगे रैखिक युक्ति। क्योंकि इन डिवाइस में जब हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन हमको प्राप्त होती है। तो ऐसी युक्तियां तो क्या कहलाती है? रैखिक युक्तियां कहलाती है। लेकिन पी एन डायोड रैखिक युक्ति नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे पी एन डायोड की बाइसिंग पढ़ेंगे, जब हम पी एन डायोड को किसी बाह्य वैद्युत स्रोत की सहायता से संयोजित करेंगे, तब हम उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि जब पी एन डायोड को हम रिवर्स बाइस के अंदर जोड़ेंगे, तो इसमें वोल्टेज का मान बढ़ाने पर भी करंट का मान बढ़ता नहीं है। वोल्टेज का मान बढ़ाने पर करंट का मान नहीं बढ़ता है। इस कारण पी एन डायोड क्या होता है? एक अरैखिक युक्ति होता है। क्या होता है? अरैखिक। फिर पी एन डायोड एक यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक दिशा युक्ति क्यों होता है? तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब बाइसिंग पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जब पी एन डायोड को हम फॉरवर्ड बाइस में जोड़ते हैं, तब तो उसके अंदर धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। लेकिन जब पी एन डायोड को रिवर्स बाइस में जोड़ा जाता है, तो उस पी एन डायोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होता है। अर्थात पी एन डायोड रिवर्स बाइस में कुचालक पदार्थ की तरह काम करता है, जबकि फॉरवर्ड बाइस में चालक पदार्थ की तरह काम करता है। इस कारण इसके अंदर सिर्फ फॉरवर्ड बाइस के अंदर ही धारा प्रवाहित होती है। इस कारण पी एन डायोड को हम एक दिशीय युक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब सारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, वो आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। तो ये पी एन डायोड आपका कंप्लीट हो चुका है। इतना तो कम से कम आपको सबको याद करना है। फिर बाद में हम बात करेंगे पी एन डायोड के प्रतीक चिन्ह के बारे में। अब देखेंगे क्या हम डायोड का प्रतीक चिन्ह, डायोड का प्रतीक चिन्ह। तो देखिए, डायोड को हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये डायोड होता है। इधर का जो टर्मिनल होगा वो कहलाता है आपका एनोड। क्या कहलाता है? एनोड। और इधर का जो टर्मिनल होता है वो कहलाता है कैथोड। इसको हम एन नाम से भी जानते हैं और इसको हम पी नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर ये जो सीधी वाली लाइन है, खड़ी वाली लाइन है, ये जो पदार्थ जिस चीज को प्रदर्शित करती है वो प्रदर्शित करती है एन प्रकार के पदार्थ को। किसको? एन प्रकार के पदार्थ को। एन प्रकार के पदार्थ को कौन सी? ये सीधी वाली लाइन। और ये जो एरो बना होता है, ये तीर का चिन्ह बना हुआ है, इसको बोलते हैं एरो, यानी कि तीर का चिन्ह। ये किसको प्रदर्शित करता है? तो तीर का चिन्ह क्या बताता है? इसके अंदर तीर का चिन्ह बताता है बहुसंख्यक बहुसंख्यक
आवेशवाहकों, बहुसंख्यक आवेशवाहकों की गति की गति की दिशा को कौन बताता है? आपका तीर का चिन्ह। ये तीर का चिन्ह एक चीज और बताता है, ये तीर का चिन्ह हमें बताता है पी प्रकार के पदार्थ के बारे में। पी प्रकार के पदार्थ के बारे में भी हमको कौन सा बताता है? तीर का चिन्ह। तो तीर के चिन्ह से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो ये हमको देता है बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, दूसरा पी प्रकार के पदार्थ को मिलता है। लेकिन कभी एग्जाम्स के अंदर यदि ऑप्शन के अंदर यदि आपको ये दोनों मिल जाए, बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति की दिशा भी मिल जाए और पी प्रकार का पदार्थ भी मिल जाए ऑप्शन के अंदर, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा उस कंडीशन में, तब वो सबसे ज्यादा वाला सही होगा। वो कौन सा होगा? बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति की दिशा को कौन बताता है? ये एरो बताता है। और खड़ी लाइन बताता है हमें एन प्रकार के पदार्थ को। अब जो एन प्रकार के पदार्थ से जुड़ा हुआ है वो टर्मिनल कहलाता है कैथोड, और जो पी प्रकार के पदार्थ से जुड़ा हुआ है वो टर्मिनल कहलाता है एनोड। तो ये हो गया पी एन डायोड का प्रतीक चिन्ह। इतना क्लियर हो गया? तो आज हमने देखा पी एन डायोड क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, और पी एन डायोड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया। अब देखिए, अब पी एन डायोड के अंदर सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, वो है पी एन डायोड की बाइसिंग। यानी कि पी एन डायोड को किसी बाह्य वैद्युतिक स्रोत की सहायता से क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। पीएन डायोड की जो बाइसिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और होती है रिवर्स बाइसिंग। इन दोनों के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ पीएन डायोड के बारे में डिस्कस किया था, और पीएन डायोड के बारे में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।